हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम लेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीरीज़ निगम लेखांकन। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इशू ऑफ शेयर, फॉरफिचर एंड री इशू। तो चलिए 30 MCQ देखेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप लगाइएगा। पहला, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज नोन। सिंपल कि अगर हम शेयर इशू करते हैं और प्रीमियम पे इशू करते हैं, मतलब 100 की जगह हम 110 रुपए लेते हैं, तो वो जो 10 रुपए है वो आपको लगेगा प्रॉफिट है। मान लीजिए प्रॉफिट है भी, तो ये कहां दिखाया जाता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डिनरी प्रॉफिट है जिसे हम पी एंड एल में दिखाएं। हम इसे पी एंड एल के सीआर में नहीं दिखाते। बेसिकली ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। ये हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ दिखाई देते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अगर आपने कंपनी का बैलेंस शीट देखा हो तो कंपनी के बैलेंस शीट में पहले जो साइड होता है उसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी आता है, और यहां पे होता है आपका असेट्स, ठीक है। अलग अलग हेड होते हैं। आपका पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और उस हेड के अंदर एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो यहां दिखाया जाता है। ये प्रॉफिट जैसा लगता है, पर ये पी एंड एल के सीआर में या पी एंड एल स्टेटमेंट में नहीं जाता। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जाता है। तो डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप करेंगे। अंश हरण खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा? तो जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी शेयर फॉरफिट पे करूंगा। अभी सपोज करो एक एंट्री ऐसी बनी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। एक बार अमाउंट बना के समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हमने 10,000 रुपए शेयर होल्डर से मांगे, उसने 4,000 रुपए हमें नहीं दिए हैं, इस वजह से हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए और ये 6,000 रुपए है। तो मान लीजिए कि अभी शेयर री इशू नहीं हुआ है, तो ये जो सीआर नेचर है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का सीआर नेचर है, जो कि फॉरफिटेड अमाउंट को बताता है, जब्त की गई राशि को बताता है, इसे आप कहां दिखाओगे? इसे हम शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालते समय जोड़ के बताएंगे। सपोज करो हमारा शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 9,40,000 रुपए, और ये अमाउंट है 6,000 रुपए। तो इसे हम जोड़ के जो शेयर कैपिटल होता है, जो कि शेयर होल्डर फंड हेडिंग में ही होता है, वहां हम दिखाएंगे। तो इसलिए इसने पूछा था द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर शेयर कैपिटल, यहां पे दिखाया जाता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा, इट वॉज अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप किस चीज को कहां दिखाया करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें एंट्रीज, एडजस्टमेंट, मीनिंग्स, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेशंस अभी देखेंगे अपन। ए इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु नहीं है? तो आपने वर्ड सुना होगा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। तो उसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या कहें सिचुएशन क्लॉज होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे होगा, ये होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे, इस तरह का कोई क्लॉज नहीं होता। सब्सक्राइबर क्लॉज, वो कौन लोग हैं जो कंपनी के समझो प्रथम अंशदाता हैं, जिन्होंने सबसे पहले पैसा लगाया है, तो सब्सक्राइबर्स क्लॉज होता है। अभिदाता खंड होता है या वाक्यांश बोल लो होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई है, वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। एक बार आप इस स्क्रीन को देखिए। कंपनी का एक नाम होगा नेम क्लॉज, कंपनी के प्रथम अभिदाता सब्सक्रिप्शन क्लॉज होगा, कंपनी की अधिकतम पूंजी कितनी होगी, कैपिटल क्लॉज, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित असीमित कैसा होगा, लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, किन उद्देश्यों के लिए होगा, ये कंपनी की बाउंड्रीज तय करता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा, सिचुएशन क्लॉज। ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर की विषय वस्तु है, कंटेंट है, पर उसमें कहीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज, संचालक मंडल खंड नहीं होता, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? देखिए, आपको दो संख्याएं अच्छे से याद करके जानी है, एक तो शेयर होल्डर की संख्या और एक आपको डायरेक्टर्स की संख्या। ऐसे ही बात कर लेते हैं, शेयर होल्डर की संख्या कम से कम 2, मैक्सिमम 200 होगी प्राइवेट लिमिटेड में। अगर पब्लिक की बात करें तो मिनिमम 7 से लेके असीमित तक संख्या हो सकती है। ये तो रही शेयर होल्डर्स की संख्या। डायरेक्टर्स की बात करें तो कम से कम 2 डायरेक्टर व अधिकतम 15 डायरेक्टर होंगे, और पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 3 और अधिकतम 15 डायरेक्टर होंगे। तो ये आपकी समानता हो गई, 15 मैक्सिमम है और अंतर जो है वो है 2 और 3। इसमें क्या पूछा? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो 2 होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, आंसर आपका ए लगेगा क्योंकि वहां पे 2 दे रखा है। चलिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जाम्पल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन द फॉरफिचर एंट्री। जब हम शेयर्स का फॉरफिचर करते हैं तो देखो आप समझो, जैसे मान लो एक कंपनी का एप्लीकेशन अमाउंट है 20 रुपया, अलॉटमेंट अमाउंट है 30 रुपया, फर्स्ट कॉल अमाउंट है 30 रुपया और फाइनल कॉल अमाउंट है 20 रुपया, ठीक है। अगर हो सकता है कि हमें बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और हमने यहाँ पे उसका फॉरफिचर कर दिया। अगर हमने इस लेवल पे फॉरफिचर किया है तो इसका मतलब है ये अमाउंट अभी हमने उससे मांगा ही नहीं है, तो हमने जो अमाउंट मांगा है वो ये है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, जितना हमने मांगा है।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जितने जैसे हमने उसके मान लो 500 अंश जब्त किए और इस स्टेज पे किए, तो इस स्टेज पे किए तो 80 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 40 एंड इस तरह से अमाउंट आएगा। और नीचे आ जाएगा टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, है ना। अभी हमने फाइनल कॉल नहीं मांगा है तो फाइनल कॉल नहीं आएगा, लेकिन अगर सपोज करो उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया और हमने यहाँ फॉरफीचर किया, तो इसका मतलब है शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो गया। कुल मिला के शेयर कैपिटल को आपको डीआर करना है मांगी गई राशि से। मांगी गई राशि से भी ज़्यादा सही शब्द है मांगी गई पूंजी से, क्योंकि अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में 10 रुपये प्रीमियम का भी होता तो हम कैपिटल का जो डीआर करते हैं उसके लिए हम कैपिटल का अमाउंट लेते हैं, प्रीमियम का अमाउंट के बारे में हम अलग से सोचते हैं। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर किया जाता है मांगी गई पूंजी से। तो कॉल्स इन एरियर, इसको तो सीआर किया जाता है, जो अमाउंट हमने मांगा ही नहीं उसको हम डीआर सीआर कुछ भी नहीं करते। जो अमाउंट उसने हमें दे दिया है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के सामने जाता है, जो अमाउंट वो हमें दे चुका है। और ये इसका सही आंसर है कि ये बात मैं अभी मैं चौथी बार बोल रहा हूँ कि शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप अमाउंट या कॉल्ड अप कैपिटल के अमाउंट से डीआर किया जाता है, मांगी गई पूंजी से डीआर किया जाता है। डी इसका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन है। श्रीमान एक्स को 600 अंश आवंटित किए गए जिन पर 100 रुपये मांगे गए थे और उनके द्वारा 40 रुपये का भुगतान ही किया गया था। हमने 100 मांगे, उसने बस 40 ही दिए और उनके अंश जब्त कर लिए गए और पूर्ण प्रदत्त रूप में 80 रुपये प्रति अंश प्राप्त करके फिर से जारी कर दिए गए। तो पूंजी संचय खाते में अंतरित राशि कितनी है? तो ये जो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट है इसको निकालने के दो तरीके हैं। ट्रेडिशनल तरीका है कि आप 3 एंट्रियाँ करो, जिसमें मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ क्योंकि हर तरह का बच्चा बैठा है। आप क्या करो, जैसे आपने एक्स के अंश जब्त किए तो आप ऐसी एंट्री करो, शेयर कैपिटल डीआर 2, जो पैसा नहीं मिला, अगर हमें पता है कि क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो वो लिखो, नहीं तो कॉल्स इन एरिया लिखो। और शेयर फॉरफिटेड को एस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 शेयर फॉरफिटेड। क्या होगा, पहले आप सब ध्यान से देखो आपने कितने अंश जब्त किए, 600 अंश, तो 600 शेयर मल्टीप्लाई आपने कितना रुपया मांगा है, हमने 100 रुपये मांग लिए तो यहाँ 100 आ गया, तो 600 × 100 यहाँ 60,000 हो गया। अच्छा, उसके द्वारा हमें 40 रुपये दे दिए गए तो शेयर फॉरफिटेड के सामने आएगा उतना पैसा जो उसने हमें दे दिया। फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, है ना, आराम से, क्योंकि किसी बच्चे ने इससे तैयारी कर रखी हो तो उसको ये भी पता होना चाहिए, एंट्री में आनी ही चाहिए आपको इस बहाने। अच्छा, कुल मिला के बात यह है कि उसने हमें 36,000 रुपये नहीं दिए, 36,000 में नहीं दिए, 24,000 उसने दे दिए, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब हमारी उसके प्रति लायबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए शेयर कैपिटल को डीआर किया है। शेयर कैपिटल जनरली सीआर होता है, लेकिन हमारी उसके प्रति लायबिलिटी खत्म हो गई तो शेयर कैपिटल डीआर कर दिया। अब हमने उसके शेयर किसी और को दे दिए, जैसे हमने वाई नाम दिया, तो जब हम शेयर को रीइश्यू करेंगे तो बैंक डीआर होगा। और हमने 80 रुपये में शेयर दे दिया, सामने वाले के पूरे जमा हो गए पर हमने उसको 80 रुपये में शेयर दे दिया, तो हमने ये जो 600 शेयर है वो 80 रुपये के दाम में यानी 48,000 में री इशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप। मानो कि उसके पूरे पैसे जमा हो गए, तो हमने सामने वाले के तो पूरे पैसे जमा कर दिए, हमने उसके 60,000 जमा समझ लिए, यानी हमने उसको 12,000 का डिस्काउंट दिया और इस डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ही कवर करते हैं। ठीक है, तो एक्स के शेयर छीनने से हमें प्रॉफिट हुआ, वो अमाउंट है 24,000। उस 24 में से हमने 12,000 यूटिलाइज कर लिया, बाकी हमारे पास 12,000 बचा जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हमारी एक तीसरी एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री 12,000 रुपये होगी और ये कैसे आई है, 24 में से 12 हटा के 12,000 आया है। इसका आंसर 12,000 हो गया, ए आंसर हो गया। दूसरा आसान तरीका जो मैं बहुत बार आपको बोलूँगा उसमें ये होगा, मैं इसे कहूँगा पहला मुर्गा। पहले मुर्गे से आपको कितने रुपये प्राप्त हुए, 40 रुपये, और दूसरे मुर्गे से आपने कितने रुपये वसूल किए, 80 रुपये। दोनों से आपने कितने रुपए लिए, 120 रुपये। शेयर कितने का था, 100 रुपये का। फायदा कितना हुआ, 20 रुपये का। यानी दोनों मुर्गों से मिला के हमने 120 वसूल किए 100 रुपये के बदले, तो यानी 20 रुपये हमने ज़्यादा वसूल किया, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और चूंकि 600 शेयर हमने रीइशू किए हैं तो इस हिसाब से 12,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि इट इज कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट रोज रोज नहीं होता, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व। तो 12,000 हो गया कैपिटल रिजर्व। ये बिना एंट्री किए शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट कैपिटल रिजर्व निकालने में अमाउंट में आपकी बहुत मदद करेगा।
क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो तैयार है ना। अभी के लिए आपका ए आंसर हो गया, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब के बाद लिखा है ए लिमिटेड ने 10 रुपए के 10,000 शेयर जारी किए। 10 रुपए का एक था, ये पहले भी वैसे 10 रुपए का आ गए। एक अंशधारक जिसके पास 500 अंश है ने केवल 5 रुपए का भुगतान किया, यानी आधे पैसे दिए। बाद में उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए अंशों में से 400 अंश 7 रुपए की दर से फिर से री इशू किए गए। कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर होगी? तो मेरा जो शॉर्टकट तरीका है उससे अपन जाते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें। बेसिकली हमारे 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए वाले हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं उस पट्टे के पास 500 शेयर थे, ठीक है, उसके पास 500 शेयर थे। 500 शेयर पे उसने हमें 5 रुपए दे दिए। ये मैंने 5 रुपए नोट कर लिए, 5 रुपए दे दिए। और चूंकि उसने हमें आधे पैसे ही दिए, हमने उसको नोटिस दिए, फिर हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद हमने उसके अंशों को 7 रुपए की रेट से फिर से री इशू किया, यानी नए मुर्गे से हमने 7 रुपए लिए। 5 रुपए पुराने वाले से लिए, 7 रुपए नए वाले से लिए। ऑल टुगेदर हमने 12 रुपए लिए। शेयर 10 रुपए का था, तो इसका मतलब है हमें 2 रुपए का फायदा हुआ। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया। हर शेयर पे हमें 2 रुपए का फायदा हुआ। और हमने कितने शेयर इशू किए इसमें? 400। ये बोलना क्यों ज़रूरी है? ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो जब्त किए थे वो आपने किए हैं 500 शेयर, और जो आपने री इशू किए हैं वो किए हैं आपने 400 शेयर। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है पार्शियल री इशू का, आंशिक पुनर्निर्गमन। आंशिक पुनर्निर्गमन में एक और सीन क्रिएट होता है, उस पर मैं अभी बात करूंगा। पर बेसिकली आपने 400 शेयर री इशू किए, इसलिए 400 मल्टीप्लाई 2, 800 रुपए। 800 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसने आपसे वापस से यही पूछा है कि पूंजी संचय में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, तो 800 रुपए ट्रांसफर होगा। तो इसका आंसर डी होगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में 100 शेयर के बराबर, जैसे आपने जब अंशों को जब्त किया तो आप देखो पहली एंट्री ऐसी हुई होगी आपकी, शेयर कैपिटल डी आर टू, जो पैसा हमें नहीं मिला उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा हमें मिल गया उसको हम बोलेंगे टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, ध्यान देना। 500 अंश 10 रुपये वाला यहाँ पे आया होगा 5,000, और उसने हमें 5 रुपये का भुगतान किया, तो 2500 रुपये यहाँ रहा होगा। ठीक है, अब गौर करो, मैं इस 2500 की बात कर रहा हूँ। ये 2500 रुपया रिलेटेड है 500 अंशों से, और आपने इसमें से री इशू किया है 400 अंशों का, 400 अंशों को, तो 2000 रुपये तो हो गया अलग, और 500 रुपये हो गया अलग। ये 500 रुपये आज भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा। कि सर हमें समझ नहीं आया। 3 स्टेज में समझो। जब हमने शेयर को जब्त किया उस समय इस अकाउंट में 2500 रुपये पड़ा होगा, पहली बात। फिर जब हमने शेयर को री इशू किया, 400 शेयर को री इशू किया और उसमें से कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में गया, तब आपका 2000 रुपये यूटिलाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में? जब आप री इशू करोगे और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करोगे, आप करके देख लेना, उसमें आपका 2000 रुपये यूटिलाइज हो जाएगा। तब कितना बचेगा? 500 रुपये बचेगा। वो 500 रुपये आज भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा। ठीक है, तो जनरली बोला जाता है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बचा हुआ बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ऐसा तब होता है जब सारे शेयर री इशू हो गए हों। अगर कुछ शेयर री इशू नहीं हुए हैं तो उससे जो रिलेटेड अमाउंट होगा उतना अमाउंट आज भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा सीआर नेचर में। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो जो होनी है वो होगी होगी। जब भी आपका थोड़ा सा री इशू होगा तो थोड़ा सा कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होगी। उसका अमाउंट आप शॉर्टकट में ऐसे निकाल सकते हो कि आपने कुल मिला के 12 रुपये लिए, 10 रुपये के बदले 2 रुपये फायदा हुआ, तो 400 अंशों पे आपको 800 रुपये का फायदा हुआ, तो 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो क्वेश्चन में देख लेना वो क्या पूछ रहा है। हो सकता है पूछे, इस सारे क्वेश्चन को देने के बाद वो पूछे कि बताओ शेयर फॉरफिटेड खाते में शेष कितना होगा, तो आपको 500 बोलना है। क्योंकि बच्चे को कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में इतना मजा आने लग जाता है, इतनी वो प्रैक्टिस कर लेता है कि वो सोचता है कि यही पूछेगा। बी रेडी कि वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो अभी इसका डी आंसर हो गया। मेरा पर्पस समझाने का ये था, वो हो गया है सॉल्व। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देखो। ऐसे मैंने 4-5 क्वेश्चन लाइन से रखे हैं। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 200 शेयर को फॉरफिट किया, किडनैप किया, हरण किया, अपहरण किया, जिन पर 70 रुपये मांगा गया था, तथा अंशधारी ने 50 रुपये का भुगतान कर दिया था। हमने 70 मांगा, उसने 50 दिया। इन अंशों को 80 रुपये की रेट पे फुल्ली पेड अप मानते हुए री इशू कर दिया गया। अब इसने पूछा पुनर्निगमन की जनरल प्रविष्टि में अंश हरण खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इसने गौर किया है केवल और केवल री इशू के एंट्री पे।
तो अब आपको वो एंट्री या कैलकुलेशन नहीं करनी, अब आप आराम से बात करो। अपन आराम से पहली एंट्री समझते हैं। शेयर कैपिटल डीआर करते हैं जब भी अंशों का हरण करते हैं, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है उस शेयर होल्डर के प्रति। 2, जो पैसा हमें नहीं मिला उसको हम बोलते हैं कॉल सिनेरियर, हिंदी में इसको बोलते हैं बकाया मांग। और जो पैसा हमें मिल चुका उसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। पहले तो आप ये देखो कि अंश कितने जब्त किए, 200। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखते समय लिख रहा हूँ 200। एट द रेट के सामने मैं लिखूंगा जो पैसे मैंने मांगे हैं, मांगी गई पूंजी, ठीक है। तो 70 रुपये कॉल्ड अप कि सर शेयर तो 100 रुपये का है, शेयर 100 रुपये का है, पर अब तक हमने 70 रुपये मांगे हैं, अभी तक मतलब 70 ही CR हुए होंगे, इसलिए 70 ही DR होंगे। तो ऐसे करके आपका अमाउंट आ गया 14,000 रुपये। और उसमें से उसने क्या किया, 50 रुपये तो आपको दे दिए। तो शेयर फॉरफिटेड के सामने वो पूछे कौन सी राशि आती है, तो जो राशि उसने हमें दे दी 10,000। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ जो पहली एंट्री जब्त वाली एंट्री है उसमें शेयर फॉरफिटेड कितने रुपए से CR हुआ होगा, तो आपका आंसर 10,000 होता। अब बात यह है कि जब हमने इसको रीइशू किया, तो रीइशू करने के पे क्या होगा, उसके शेयर लेके हम किसी और को दे देंगे, उससे हमारे पास पैसा आएगा, तो हम बैंक DR करेंगे। और अब हमारी उसके प्रति लायबिलिटी हो जाएगी, तो हम शेयर कैपिटल CR करेंगे। इसमें हो सकता है कि हम शेयर को 70 रुपये पेडअप मान के रीइशू करें, और हो सकता है हम इसको फुल्ली पेडअप मान के रीइशू करें। इसमें लिखा हुआ है इन अंशों को हमने 80 रुपये के भाव से फुल्ली पेडअप मान के रीइशू किया। इन अंशों को मतलब 200 अंशों को हमने 80 रुपये के भाव से 16,000 रुपये में रीइशू किया, फुल्ली पेडअप मान के। फुल्ली पेडअप वैल्यू 20,000 हुई। जो हमने 4,000 का नुकसान खाया, उस 4,000 के नुकसान को शेयर फॉरफिटेड में लिखा जाएगा। इसने हमसे यही पूछा है, देखो ध्यान से, कि री इशू की जो जनरल प्रविष्टि होगी उसमें शेयर फॉरफिटेड खाते को कितने रुपए से DR किया जाएगा, तो 4,000 रुपए से ये खाता DR किया जाएगा। और अगर वो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट पूछता तो ये 10,000 में से 4,000 लेस करके मैं 6,000 रुपये आंसर देता, अगर वो मुझसे पूछता तो। ठीक है, अभी के लिए 4,000 आंसर है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, होप मैं आपको बातें समझा पा रहा हूँ, आसान बातें हैं। फिर क्वेश्चन का साइज बड़ा सा। क्यू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 400 इक्विटी अंश जिनको 10% के प्रीमियम पे इशू किया था, प्रीमियम आवेदन के साथ दिया था, उन पर 50 रुपये अलॉटमेंट की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण इन अंशों को हरण कर लिया। ठीक है, इन अंशों पर 20 रुपये अंश के हिसाब से अभी तक हमने फर्स्ट पे फाइनल कॉल मांग नहीं की थी। ठीक है, हरण किए गए अंशों में से आधे अंशों को फुल्ली पेडअप मान के प्रति अंश 90 रुपये की दर से री इशू कर दिया। री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, एंट्री वाले रास्ते से जाओगे, जा सकते हो, लंबा पड़ेगा, एग्जाम में कभी कभी टाइम कम होता है, इसलिए मैंने ट्रिक आपको बताई और वो आपको बहुत काम आएगी। बात यह है कि हमारा शेयर बेसिकली, मैं आपको थोड़ी कहानी बता रहा हूँ, 100 रुपये का था और 10 रुपये प्रीमियम समेत हमें 110 रुपये लेने थे। मुझे पहले तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने एप्लीकेशन पे कितना रुपये चाहा, ये मुझे नहीं दिखा, पर मुझे ये दिख गया था कि अलॉटमेंट पे हमने 50 रुपये चाहा था और ये पैसा हमें नहीं मिला। ठीक है, और ये भी मुझे थोड़ी देर में दिख गया कि इनकी जो फर्स्ट कॉल थी वही इनकी फाइनल कॉल थी, और ये कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का अभी तक 20 रुपया तो हमने मांगा ही नहीं था। पर मुझे ये समझ में आ गया कि 20 और 50 70 रुपये है, और यहाँ पे डेफिनेटली 40 रुपये रहा होगा, क्योंकि टोटल मुझे 110 लेना था, और ये 40 रुपये 30 + 10 था। 30 प्लस इस 10 को मैं अलग से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम का था। एंट्री जब हम फॉरफिचर की करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिल चुका। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो हम प्रीमियम को DR करते हैं, और अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है तो हम उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम का हम कुछ नहीं करेंगे। खैर, मुझे तो वैसे भी आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बतानी है। कैपिटल रिजर्व में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पुराना पट्टा है, जिसका नाम मैंने X रख लिया है बाय डिफॉल्ट, उससे हमें कितने रुपए मिले। आप कहेंगे सर 40 रुपये मिले, तो मैं आपको कहूँगा 10 रुपये तो प्रीमियम के हैं, तो प्रीमियम को छोड़ दो, आपको 30 रुपये मिले। X पट्टे से आपको 30 रुपये मिल चुके थे, और ये वाले तो आपको मिले ही नहीं, और ये वाले तो आपने मांगे ही नहीं, तो मिलने ही नहीं थे, तो 30 रुपये मिले थे हमें X से। और जब हमने इसको री इशू किया तो हमने नए पट्टे से 90 रुपये चार्ज किए, तो हमने ऑल टुगेदर 120 रुपये चार्ज किए।
शेयर को हमने मान लिया है कि वो फुल्ली पेड अप हो गया है, तो फुल्ली पेड होने के लिए शेयर की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, 100 की जगह हम 120 रुपये ले चुके हैं, तो हम 20 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। और याद कीजिए कि हमने री इशू आधे शेयर किए हैं, हमने यहाँ जब्त किए थे 400 शेयर, लेकिन री इशू किए हैं आधे शेयर यानी 200। तो ऐसे करके आपका 4000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब एंट्री के रास्ते जा सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ेगा, आंसर यही आएगा, 4000 रुपये आएगा, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये लाइन से क्वेश्चन एक से रखने का पर्पज़ यही था कि इसमें आपका पंगा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। एक लास्ट, लेकिन ये अलग तरह का है सॉरी। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 शेयरों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए, मतलब कंपनी शेयर इशू करती है, इशू तो क्या करती है, सही वर्ड है, ऑफर करती है, कंपनी शेयर ऑफर करती है, और फिर जनता वहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, तो ठीक है, वो सब्सक्राइब करते हैं। तो हमने 10,000 शेयर्स के लिए ऑफर्स निकाले, और हमने कहा कि जिनको फॉर्म भरना है वो 20 रुपये भर के देंगे, और हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, 2.5 गुना एप्लीकेशंस आए गए हैं, 10,000 के मुकाबले 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए। इसमें से हमने 5,000 के एप्लीकेंट को कोई शेयर अलॉट नहीं किया, मतलब स्ट्रेट अवे भगा दिया उनको। शेष को हमने यथानुपात, जिसको हम प्रो राटा बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, प्रोपोर्शनेट अमाउंट है ना। अंश आवेदन खाते से अंश आवंटन खाते को स्थानांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी। ओके, सर हमें क्या करना है, आप इसकी जनरल एंट्री बनाओ। सबसे पहले हमें ये एंट्री करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट डीआर। जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो हम इस तरह की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास 25,000 आवेदन आए, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, हर आवेदन के साथ 20 रुपये देने थे, तो 2.5 लाख और 2.5 लाख करके 5 लाख रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके बाद हम इस पैसे को ठिकाने लगाएंगे या कहें अपने सही अकाउंट्स में पहुंचाएंगे। तो सेकंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम किसी का पैसा वापस कर देते हैं तो यहाँ पर टू बैंक भी आ जाता है, और अगर प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी आता है। जो हमारे पास फालतू पैसा आता है उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वही हमसे पूछ रहा है। यहाँ 5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे पास शेयर कितने थे, 10,000, और बेसिकली जो हमारी रेट थी वो थी 20 रुपये। यानी अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अपन देखें, जो हम चाहते थे लोगों से वो 2 लाख रुपए चाहते थे कि हमें 2 लाख रुपए एप्लीकेशन में मिल जाए, कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए मिल जाए, ये हम चाहते थे। अच्छा, 5,000 लोगों का पैसा हम वापस कर देंगे, हम उनको शेयर देना नहीं चाहते, तो 1 लाख रुपए हम उनका वापस कर देंगे। और इस एंट्री में अभी भी 2 लाख रुपए फालतू आया हुआ है, तो वो 2 लाख रुपए हम आगे के लिए एडजस्ट कर देंगे। आगे के लिए एडजस्ट करने का मतलब, मान लो कि मेरी फीस है 600 रुपये, तुमने मुझे 500 के 2 नोट दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए, तो मैं क्या कहूँगा, या तो 400 वापस कर दूँ या 400 आगे एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा। तो यही इसने पूछा है कि बताओ एप्लीकेशन अमाउंट से अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी। आप चाहो तो इसमें आप 3 एंट्री बना सकते हो। 3 एंट्री बनाते हो ऐसे बनती, एक बनती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बनती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और फिर एक और एंट्री बनती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और चाहो तो आप एक ही एंट्री में कर दो, ये ज़्यादा इजी और आसान तरीका है। इसमें पूरा 5 लाख समझ में आ जाता है कि जो 5 लाख रुपए आपके पास आया था वो 5 लाख का हुआ क्या, तो ये पूरा समझ में आ जाता है। 2 लाख रुपए इसका आंसर होगा, और इसका आंसर सी हो गया, ABC, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, जिन पे इस प्रकार से अलॉट पैसा लेना था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, और सेकंड कॉल पे बचे हुए रुपए। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3 रुपए। अच्छा, एक शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर थे, उसने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ ही 30 अप्रैल को दे दिया। अच्छा ठीक है, मतलब क्या कि जो पैसा उसे फर्स्ट कॉल पे देना था या जो पैसा उसको फाइनल कॉल पे देना था, वो सारा का सारा पैसा उसने इन एडवांस दे दिया, अप्रैल में ही दे दिया, अप्रैल के लास्ट में। वैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी 1 अगस्त को, और सेकंड कॉल की जो ड्यू डेट थी वो थी 1 दिसंबर को। तो बताओ अगर हम उसको एडवांस पे 12% की रेट से ब्याज दें तो ब्याज कितना होगा। वेरी गुड, ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का पैसा जिसकी वैसे जो तारीख थी जमा कराने की वो थी 1 अगस्त 2025 को, वो पैसा हमें एडवांस में मिल गया अप्रैल में। तो कितना महीना फालतू मिल गया, मई एडवांस हो गया।
जून एडवांस हो गया, जुलाई एडवांस हो गया, तो हमें 3 महीना एडवांस ये पैसा मिल गया। और गौर करें, अगर हम फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल का पैसा जो हमें कायदे से 1 दिसंबर को मिलने वाला था, जो पैसा हमें 1 दिसंबर को मिलने वाला था, वो पैसा भी हमें अप्रैल को ही मिल गया, क्योंकि उसने अप्रैल को हमें सारा पैसा दे दिया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पैसा हमें 7 महीना एडवांस मिल गया। थोड़ा गौर कीजिए अमाउंट पे। फर्स्ट कॉल की रेट है 2 रुपया। तो जैसे शेयर होल्डर के पास जिसकी बात चल रही है उसके पास 200 शेयर थे, तो 200 मल्टीप्लाई 2, यानी उसने हमें 400 रुपये एडवांस दिया। और फाइनल कॉल की जो रेट है वो है 3 रुपये, तो उसने हमें 600 रुपये एडवांस दिया। यानी जब उसने हमें पैसा एडवांस दिया होगा तब हमने कुछ इस तरह से एंट्री की होगी, बैंक DR टू कॉल्स इन एडवांस। उसने कुल मिला के 1000 रुपये हमें एडवांस दिया होगा। इस 1000 रुपये में 400 रुपये बिलोंग्स टू फर्स्ट कॉल एंड 600 रुपये बिलोंग्स टू सेकेंड कॉल। दोनों पैसे को अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, हिसाब हिसाब की जगह है। तो बस अब बात आ गया है, ब्याज देने का समय आ गया है। 400 रुपये 3 महीने का ब्याज, मतलब 3/12, और ब्याज देने की दर 12% तक हो सकती है। इस क्वेश्चन में 12% लिखी हुई भी है, तो 12%। ऐसे करके मैं उसका कैलकुलेट किया तो आपका 12 रुपये ब्याज बना, उसका 12 रुपये ब्याज में दूंगा। जो दूसरी अमाउंट है वो 600 रुपये है, और 7 महीने है तो मैंने लिखा 7/12, और 12% है तो लिखा 12/100, और ये आपका हो गया 42 रुपया। तो पहला इंटरेस्ट 12 रुपया, दूसरा इंटरेस्ट 42 रुपया, ऑल टुगेदर बना 54 रुपया। थोड़ा छोटा हो गया पर 54 रुपये उसका इंटरेस्ट बना, तो 54 रुपीज़ का आंसर होगा। जब मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा तो बैंक नीचे आएगा, बैंक नीचे आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस DR होगा। क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं तो हम बताते हैं कि इंटरेस्ट काय का दे रहे हैं। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो बस बताते हैं कि इंटरेस्ट किस बात का है। तो ब्याज की क्या प्रविष्टि होगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक एंट्री होगी, 54 रुपये से के साथ होगी। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की कैलकुलेशन कैसे होती है उससे रिलेटेड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। तो ये हो गया ना, ठीक है, एक सेकेंड है ना, ये वापस आ गई स्लाइड, 54 रुपये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। ये जो पहला क्वेश्चन आया था, जहाँ हम शेयर जब इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं, उसे कहाँ दिखाते हैं, वो तो बात हो गई। उस प्रीमियम का आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो सेक्शन 52 में बताया गया है कि आप प्रीमियम का क्या क्या कर सकते हो। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो चल रहा है उसकी धारा 52(2) याद करना है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से चाहो तो अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर दे सकते हो। एक मैं लाइन बोलता हूँ, शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर देने से जो लॉस होगा वो लॉस आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हो। दूसरी बात बोलता हूँ, कंपनी के प्रिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तो मैं लाइन बोलता हूँ, कंपनी के जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय होते हैं, उससे जो लॉस होता है उस लॉस को कवर कर सकते हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से। 2, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय या दी गई कटौती या कमीशन को अप्लिकेट करने के लिए। इसका मतलब है जब आप शेयर इशू करते हो या डिवेंचर इशू करते हो, उस समय अगर आप डिस्काउंट देते हो या आपका कोई खर्चा होता है या कोई आप कमीशन देते हो, तो उससे जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। कैसे करेंगे, उसकी जनरल एंट्री हो जाती है। अच्छा, विमोचनशील, यानी अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हो और रिडम्पशन आप प्रीमियम पे करते हो, यानी जो आप अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो उससे जो लॉस होता है उस लॉस को भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। 4 और 5वां, जब आप शेयर्स का अपने खास करके इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हो, पुनः खरीद करते हो, तो उस समय भी सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये 5 आपको यूज केस इसके याद रखने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के ये 5 यूज हो सकते हैं। तो आप फिक्स्ड असेट से हो रहा लॉस कवर नहीं कर सकते, आप प्रिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, आपको लगेगा सर ये दे रखा है यहाँ पे, नहीं, बात समझना। प्रेफरेंस शेयर मान लो 10 लाख के रुपए के हैं
और हम 1 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं, यानी 11 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए आप फालतू दे रहे हो ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके लिए एसपी साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम साहब को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते। यानी प्रीमियम का यूज प्रीमियम के लिए कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैन बी रिटर्न ऑफ थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पे लिखा है कि हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसने कहा था कि कहाँ यूज कर सकते हैं, तो प्रारंभिक व्ययों को अपलेखन करने में इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन मैं आपको समझा दूं ताकि बच्चों को वो भी समझ में आ जाए कि कैसे क्या एंट्री। सपोज करो हमने एक एंट्री करी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री देख के समझ गए ना आप ये काय की एंट्री है। ये हमने शेयर इशू करे 25 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए हमको प्रीमियम मिला। 25 लाख के शेयर इशू किए, 5 लाख हमें प्रीमियम मिला, टोटल हमें 30 लाख रुपए मिले। तो ये एक शेयर इशू करने की एंट्री है जहां हमें प्रीमियम मिला, ये हो गई एक एंट्री। अच्छा, एक एंट्री ये है, देखो जरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डीआर टू बैंक। यूं समझो कि 2 लाख रुपए प्रारंभिक व्ययों पे हमने 2 लाख रुपए खर्च किए। अब मेरा टारगेट है कि मैं इस अकाउंट को राइट ऑफ करना चाहता हूं। आप राइट ऑफ करना समझ गए, इसलिए आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियो देख लिए। मुझे इस अकाउंट को राइट ऑफ करना है, निपटाना है। ठीक है, निपटा देता हूं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं निपटा दूंगा। जनरली खातों को निपटाने के लिए P&L यूज होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। तो आप ये एंट्री करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये जो एंट्री हो रही है ना, ये है आपकी राइट ऑफ की एंट्री। आपको 2 लाख रुपए को राइट ऑफ करना है, आप ये एंट्री कर सकते हो। अकाउंट में एंट्री परमिजिबल है, सेक्शन 52(2) इसको अलाउ करता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हुआ। आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। एक बार फिर पीछे पड़ गया। अगर आपका 100 रुपए का शेयर है और आपको ऊपर का उसको पैसा लेना है, तो 100 का आप 110 ले सकते हो, हाँ। 120 ले सकते हो, हाँ। 150 ले सकते हो, हाँ। डबल अमाउंट ले सकते हो, 200, हाँ। 1000 रुपए ले सकते हो क्या? हाँ। मतलब प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। पहले एक जमाना था जब हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते थे, वहां पे एक कैप थी। कैप मतलब एक सीलिंग थी कि आप 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। मतलब 100 रुपए का शेयर है तो आप 95 में दे सकते हो, हाँ। 90 में दे सकते हो, हाँ। 85 पे दे सकते हो, नहीं। एक जमाने में। आजकल तो रूल ये है कि हम शेयर को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, तो अभी तो डिस्काउंट खत्म हो गया। प्रीमियम पे कभी कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल को बताता है। ये वैसा ही है कि जैसे आपके शहर में कोई नामचीन स्कूल हो और आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में डलवाना चाहते हो। वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए फीस है और 10 लाख रुपए हम ऊपर का लेंगे, फिर भी आप मरे जा रहे हो कि नहीं मैं तो इधर डलवाऊंगा। तो वो जो आप ऊपर का पैसा दे रहे हो वो प्रीमियम है, और प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। तो आप याद रख लो, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम की अधिकतम दर की कोई सीमा नहीं है। पर वो तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। ऐसा थोड़ा ना कि आप 2 लाख रुपए के 25 लाख रुपए मांगोगे तो हर पेरेंट वहां अपने बच्चे को भर्ती करा ही देगा। आप 2 रुपए के शेयर के 25 रुपए मांगोगे तो हर कोई दे ही देगा। आपके शेयर में वो बात होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी अपने अंशों के निर्गमन पे प्रीमियम के लिए चाहे जितना चार्ज करना चाहे कर सकती है, वो तो लेने वाला लेगा। ए लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 इक्विटी शेयर निर्गमित किए, उस पर 80 रुपए मांगा गया है। राकेश के पास 200 शेयर है, उसने 20 रुपए का फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया है, उसके कारण उसके अंशों का हरण कर लिया गया है। कंपनी की पुस्तकों में इन अंशों के हरण पर क्या जनरल एंट्री होगी? तो यहां पे इसीलिए कैलकुलेशन के साथ आपका एंट्रीज आनी चाहिए। कैपिटल का सीआर नेचर होता है, ये पहली बात है। हरण के समय कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाता है, ये मैं इस वीडियो में तीसरी बार बोल रहा हूं। तो कैपिटल को डीआर करेंगे, पहली बात। तो मैं आंसर नहीं देख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं सीधा ही कि जब आप अंशों का हरण करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर होगा, यह है पहली बात। हरण क्यों हुआ? फर्स्ट कॉल ना चुकाने की वजह से, उसे आप सीआर करेंगे। और जितना पैसा आपने उससे वसूल कर लिया है वो आपके लिए प्रॉफिट होगा, वो शेयर फॉरफिटेड सीआर होगा। अब अमाउंट देखते हैं। हमने राकेश के पास 200 शेयर हैं और हमने 80 रुपये अब तक मांगा है, यानी ये आप याद कीजिएगा। इसलिए मैंने इसको कहा कि आपको कॉल्ड अप अमाउंट से भी ज़्यादा याद करना है कॉल्ड अप कैपिटल।
इस वर्ड की ज़रूरत आपको प्रीमियम वाले क्वेश्चनों में पड़ेगी बहुत ज़रूरत से। तो 16,000 रुपये हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल का क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 20 रुपये नहीं मिला, तो 200 मल्टीप्लाई 20, 4,000 रुपये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 12,000 रुपये आ गया कि 12,000 कैसे आया सर, 16 में से 4 गए तो 12,000 आया। ये आपको एंट्री करनी है। अब आप देखो, पहली एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर किया है इन्होंने 20,000 से, तो इन्होंने गलत डीआर किया है, इन्होंने 100 रुपये से मल्टीप्लाई करा दिया। सेकेंड एंट्री में इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल को डीआर किया है 16,000 से, फर्स्ट कॉल को सीआर किया है 4,000 से, और शेयर फॉरफिटेड को सीआर किया है 12,000 से। बिल्कुल सही है। अब मैं ज़्यादा देखूंगा नहीं, देखूंगा तो कन्फ्यूज होऊंगा, पर फिर भी मुझे ये बी आंसर बिल्कुल पसंद आया है, सी बी इसका आंसर होगा। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रहा बी आंसर। चलो ठीक है। एक और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जाती है। तो देखो याद करो, जब आप शेयर को इशू करते हो, लोगों को ऑफर करते हो, लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं, लोग आपके खाते में पैसे जमा कराते हैं, आप ऐसे एंट्री करते हैं बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे ये जो बैंक अकाउंट होता है ये एक स्पेशल अकाउंट होता है, क्योंकि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त होती है कि मतलब जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 1,00,000 शेयर जनता को ऑफर किए हैं तो 90% होता है 90,000। 90,000 शेयर जनता द्वारा खरीदे जाने जरूरी हैं, और अगर 90,000 शेयर जनता और अंडरराइटर्स नहीं खरीदते हैं तो हमें लोगों के पैसे लौटाने होंगे। तो इसलिए हम उसको एक स्पेशल अकाउंट में जमा करते हैं, यानी जब हमें पैसे मिलते हैं, जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम उसे एक स्पेशल अकाउंट में जमा करते हैं। तो इन्होंने हम एक शेड्यूल्ड बैंक में एक इस पर्पस के लिए एक स्पेशल अकाउंट खोल के, इन अ स्पेसिफिक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर द पर्पस, वहाँ पे इस पैसे को जमा रखा जाता है जब तक हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट सक्सेसफुली अचीव नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी आंसर रहेगा। यस, सी आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑन शेयर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ स्थिति क्या है। सपोज करो एक हमने एंट्री करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। काय की एंट्री है ये, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। सपोज करो हमारे 10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपये की हमारी रेट है, तो हमने 2,00,000 रुपया लोगों से मांगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें 1,60,000 रुपये मिल गया, पूरा पैसा नहीं मिला, सबने पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा मिला तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, आपको पता है कि आप चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो, और ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो ये एंट्री भी कर सकते हो कि जितना पैसा मिला उसको बैंक में डीआर करेंगे, वो तो है ही है। जितना पैसा नहीं मिला उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसको जितना पैसा मिला उसके लिए बैंक आएगा, और जितना पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर आएगा, और टू शेयर कैपिटल। मतलब चाहे आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलो चाहे नहीं खोलो, 40,000 रुपये आपके बाकी चल रहे हैं। अगर आप इन दो एंट्री को देखते हो तो मतलब शेयर अलॉटमेंट खाते में 40,000 रुपये बकाया दिख रहा है, और अगर आप ये एंट्री कर देते हो तो वो बकाया पैसा इस खाते में दिखाई दे रहा है। तो सपोज करो ये खाता है, तो इस खाते का डीआर नेचर है, ये पैसा बताता है कि जो पैसा हम लोगों पे मांगते हैं, जो पैसा हम लोगों पे मांगते हैं, लेकिन हम इसको एसेट की तरह नहीं दिखाते, हम इसे डेटर की तरह नहीं दिखाते। क्योंकि देखो अगर आप बात समझो, सपोज 20 लोग हैं, 1 2 ऐसे करके 20 लोग हैं, तो ये स्थिति लगभग ऐसी है कि 16 लोगों ने हमें पैसा दे दिया और 4 लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। कई लोगों ने पैसा दे दिया और कई लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पैसा भी जो हमें मिलना है वो शेयर होल्डर से ही मिलना है।
थोड़ा सा और बात सुनना। शेयर कैपिटल अकाउंट का में जो पैसा है वो हमें शेयर होल्डर्स को ही देना है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जो पैसा है वो हमें शेयर होल्डर से ही लेना है। भले ही नाम अलग अलग है, एक अकाउंट आपको नाम सुनाई दे रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट और सीआर नेचर, और एक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट जिसका डीआर नेचर, पर ये दोनों अकाउंट शेयर होल्डर से ही संबंधित है। इसीलिए इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में से ही माइनस करके दिखाते हैं। इस पैसे को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में से ही माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ बाय वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। अंशों का हरण कर लेते हैं, अंशों का हरण कर लेते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रिएट होता है, उसे शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाते हैं। लेकिन जब तक हम अंशों का हरण नहीं करते तब तक जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है उसे हम शेयर कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर सी रहेगा। तो आपको स्टेजेस समझ में आना चाहिए किस स्टेज पे क्या होता है। इसके बाद ये है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिसीव राइट शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। इसे मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोल देता हूं कि सपोज करो हमने 2015 में शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे, और अभी 2025 में कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी और कंपनी 50,000 शेयर फिर से इशू करना चाहती है। तो कंपनी पहले ये शेयर अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी कि अगर आप लोग ले रहे हो तो पहला फर्स्ट चांस हम आपको देंगे, आप नहीं ले रहे हो तो हम ये शेयर किसी और को दे देंगे। तो उनका ये जो राइट है उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, मतलब अपने राइट के चलते वो ये जो शेयर्स खरीद पाते हैं उनको राइट शेयर्स बोलते हैं। इसको कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? इसको सेक्शन 62(1), ये आपको याद रखना है, सेक्शन 62(1) राइट शेयर्स को गवर्न करता है। इसमें जनरली ऐसा होता है कि राइट शेयर थोड़े सस्ते में दिए जाते हैं, अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में नहीं दिए जाते, फ्री में देते हैं उसको बोनस शेयर बोलते हैं, और ये मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। 62(1) सेक्शन है, उसको आपको याद करना है। पर फिर भी मैंने कहा जैसे अगेन बार बार किसी का क्वेश्चन हो गया सर ये 30 क्वेश्चन देखने से हो जाएगा क्या? पहले एक 30 क्वेश्चन का वीडियो मैंने और बना रखा है, तो 30 और 30 60 क्वेश्चन देखने से हो जाएगा सर, अब तो चैप्टर कवर हो गया। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान अनंतम, बहुत सारी प्रैक्टिस है। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन तो मिनिमम है और 500 500 600 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार तुमने तैयारी तगड़ी कर ली। थोड़े से क्वेश्चन देखने से तो देखो बात नहीं बनेगी, किस्मत की बात है इसमें से आ जाए, पर डीप डाइव तो वो तो कहते हैं ना गहरे पानी बैठने से ही मोती मिलता है, तो वाली बात है। बहुत लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी पढ़ाई से थोड़ा कुछ ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बिफोर फॉरफिचर ऑफ शेयर नोटिस ऑफ डैश डैश शैल बी गिवन टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। हम शेयर्स को जब्त करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट तो हमें लगता है कि हमने बस उसने पैसे नहीं दिए, हमने शेयर फॉरफिट कर लिए, पर रियल वर्ल्ड में हम उसको 1-2 बार रिमाइंडर भेजते हैं, वार्निंग भेजते हैं, और अंतिम चेतावनी 14 दिन की होती है, और हम उसे रजिस्टर्ड डाक से सूचित करते हैं कि अगले 14 दिन के भीतर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके अंशों को जब्त कर लेंगे। तो यानी आखिर में भी 2 हफ्ते का मौका दिया जाता है। 14 दिन आपको याद रखना है, अंशों के हरण से पहले एक अंतिम मौका 14 दिन का दिया जाता है। बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52, ये सिक्योरिटी प्रीमियम की धारा है, के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते से शेष राशि का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता? तो लाभांश के भुगतान हेतु भुगतान नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, बात समझना, कि सिक्योरिटी प्रीमियम से जो 5 लाख रुपए मिला वो 5 लाख रुपए का आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिविडेंड हमेशा किसी भी कंपनी को प्रॉफिट में से ही देना होता है, यानी कंपनी का ये धर्म है कि कंपनी पैसा कमाए और उस पैसे में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, न कि प्रीमियम से आया हुआ पैसा या कैपिटल से आया हुआ पैसा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप शेयर को इशू करते हो, उस पर आप डिस्काउंट देते हो, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से। हाँ, अगर आप फ्री में बोनस शेयर देना चाहते हो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देना चाहते हो, तो उसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हो। हाँ, ये राइट के निशान है। और अगर आप किसी कैपिटल लॉस को कवर करना चाहते हो, देखो ये बहुत साफ नहीं लिखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली जो सेक्शन 52 है उसमें बहुत साफ नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी हम मानते हैं कि शेयर को इशू करने से जो नुकसान होता है वो कैपिटल लॉस है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे जो लॉस होता है वो भी कैपिटल लॉस है, तो उसको आप कवर कर सकते हो। तो
ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए होगा, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट द बैलेंस विच इज लेफ्ट आफ्टर द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। तो इसकी तो हमने खूब प्रैक्टिस कर ली। हिंदी में क्या कह रहा है कि आपका ये जो अंश हरण खाता होता है या कई बार अपहरण खाता होता है, मैं चाहता तो उसको हरण कर सकता था, पर आप रेडी रहो, वो गूगल हिंदी ट्रांसलेट मारेगा तो अंश अंश अपहरण खाता भी कुछ दिख सकता है, या कुछ और खाता संपहरण खाता भी दिख सकता है। तो अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को री इशू करने के बाद जो शेष बचता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। किसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एंट्री के थ्रू बताऊं, आपने पहली एंट्री ये करी, शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। सपोज करो इस एंट्री में है 8,000 रुपये, जब आपने री इशू किया तो ऐसी एंट्री करी, बैंक डी आर शेयर फॉरफिटेड डी आर टू शेयर कैपिटल। सपोज यहाँ पे आया 5,000, तो बात समझना, यहाँ 8,000 रुपये था, यहाँ 5,000 रुपये सी आर में से डी आर हो गया, तो अभी भी इस खाते में 3,000 रुपये बचा पड़ा है, तो उसको बचा पड़ा नहीं रहने देंगे, इस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में याद रख के ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिंस इट्स अ कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट सॉरी, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो यही पूछ रहा है, मतलब जो हो रहा है उसको तकनीकी भाषा में भी आपको बोलना आना चाहिए, एक लेखापाल की भाषा में भी बोलना आना चाहिए। तो इसे कैपिटल रिजर्व खाते में, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स। तो जो कंपनी का एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो से कंपनी का चार्टर, कंपनी का सबसे बेसिक आधारभूत प्रलेख कहा जाता है। ये कंपनी का बाहरी व्यक्तियों से संबंध स्टैब्लिश करता है। एमओए कंपनी का बाहरी पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित करता है, कंपनी का क्षेत्र निर्धारित करता है, पार्षद सीमा नियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिविडेंड इज जनरली पेड ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने का। सपोज करो कि हमने 40 लाख रुपए जनता से मांगे, शेयर हमने इशू किए, सपोज करो हमने 4 लाख अंश इशू किए 10 रुपए वाले, हमने 40 लाख रुपए लोगों से मांगे, हमें 5 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुआ, उसे हमने नाम दिया कॉल्स इन एरियर, और हमें मान लीजिए कि 35 लाख रुपए मिला। ठीक है, नाउ आई वांट टू से दैट आप जो डिविडेंड दोगे, पहली बात तो ये समझो कि डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है। सपोज आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, और कंपनी मान लीजिए 10% डिविडेंड देना चाहती है, तो 10% किस पे निकलेगा, 20 लाख पे, 40 लाख पे, 5 लाख पे, या 35 लाख पे। ओके, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आप डिविडेंड किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को। क्यों दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको कैपिटल दी है। क्या उन्होंने 40 लाख दिया, नहीं, उन्होंने आपको 35 लाख दिया। 40 लाख हमने उनसे मांगा था, पर दे पेड 35 लाख रुपये, इसलिए हम उनको 35 लाख रुपए पे देंगे। तो ये जो 10% निकलता है वो इस पे निकलता है, किस पे, पेड अप कैपिटल पे। पेड अप कैपिटल 35 लाख का 10%, 3.5 लाख रुपए हम उसे डिविडेंड देंगे। ये दिया प्रॉफिट में से जाएगा। इसको देने के बाद आप भले कह दो कि 20 लाख में से 3.5 लाख हमने दे दिया, अभी हमारे पास 16.5 लाख बचा है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। पर 10% जो होता है वो 20 लाख पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि डिविडेंड इज जनरली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, जितना पैसा जनता का हमारे पास आ रखा है अगेंस्ट कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन है, उज्ज्वल सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक, जिसमें 60 रुपए कॉल्ड अप थे, कॉल्ड अप के लिए मांगे गए या याचित शब्द होता है, वाले 200 अंश जो हमने करीना को जारी किए थे, जिन पर 20 रुपए वो भुगतान कर चुकी थी, जब्त किए। 60 में से 20 रुपए दे चुकी थी। इनमें से 150 अंश बड़ी बहना करिश्मा को हमने 45 रुपए प्रति अंश में 60 रुपए पेड अप मानकर री इशू कर दिए गए। कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर होंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। पहले इसमें स्टोरी में नाम आया करीना, और 60 रुपए हमने उससे मांगे थे, और वो हमें 20 रुपए दे चुकी थी, तो उसने हमें 20 रुपए दिए। फिर उसके शेयर हमने लेके उसकी बड़ी बहन करिश्मा को दे दिए, और करिश्मा से जो हमने चार्ज किए वो 45 रुपये चार्ज किए। तो हमने कुल मिला के 65 रुपये चार्ज किए। हमने 20 और 45 65 रुपये चार्ज किए, और हमने शेयर को 60 रुपये पेड अप माना।
जैसे हमने उसको शेयर दिए, हमने कहा करिश्मा आपके अब 60 रुपये जमा हो गए, भले हम आपसे 45 रुपये ले रहे हैं लेकिन हमने आपके 60 रुपये जमा कर लिए हैं हमारे रजिस्टर में, 40 रुपये हम आपसे फ्यूचर में ले लेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो 65 रुपये हमने लिए दोनों बहनों से, 60 रुपये पेड अप के अगेंस्ट, तो हमें फिर भी 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, है ना। जैसे किसी से 65 रुपये लेके हमने उसके रजिस्टर में 60 रुपये जमा कर दिए तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया, और हमने 150 अंश रीइशू किए हैं तो 15 पंजे 75, 750 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। ये 750 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्रीज के रास्ते से जा सकते हैं, लंबा पड़ेगा, हो सकता है तुम फंस जाओ एंट्रीज में, ये तरीके से आई थिंक सेफ पहुंचोगे। 750 रुपये इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। बाकी तो अपनी अपनी कमांड की बात है, ज़रूरी नहीं मेरे लिए जो आसान तरीका है आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या जोड़ा गलत है? तो पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिन अंशों को लाभांश की प्राप्ति तथा पूंजी वापसी में प्राथमिकता होती है, ये सही लिखा है। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है प्राथमिकता, हिंदी में वर्ड होता है पूर्वाधिकार, संधि विच्छेद पूर्व प्लस अधिकार। तो उनको यह अधिकार होता है कि जीते जी डिविडेंड उनको पहले मिलता है इक्विटी शेयर से पहले, और मरते समय उनको कैपिटल पहले मिलती है इक्विटी शेयर से पहले ही। तो ये बात सही लिखी हुई है। समता अंश वो होते हैं जो पूर्वाधिकार नहीं है, तो अगर कोई शेयर प्रेफरेंस नहीं है तो फिर वो इक्विटी है, ऑर्डिनरी है, सही है, ये कथन भी सही है। स्वैट समतांश या स्वेद समतांश वे समतांश जो कंपनी के कर्मचारियों अथवा संचालकों को निर्गमित किए जाते हैं, ये भी सही है। जो स्वैट इक्विटी शेयर होते हैं, स्वैट पसीना, हिंदी में स्वेद, स्वेद भी मतलब पसीना, तो जो लोग हमारे लिए पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, हम उनको कभी कभी नो हाउ उपलब्ध कराने के बदले डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स देते हैं, वो स्वैट इक्विटी शेयर होते हैं, ये भी सही लिखा है। और अधिकार अंश वो होते हैं जो कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को मुफ्त में दिए जाते हैं। ये जो मुफ्त वर्ड लिख दिया ना, इस वजह से कथन गलत हो गया, बाकी वैसे सही था। राइट शेयर भी कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं पर मुफ्त में नहीं दिए जाते, तो ये कथन गलत हो गया। तो इसलिए इसमें डी जो है वो गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड फॉर ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है एंड मस्ट नो क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। ऐसा पैसा जो कंपनी अपने समापन के समय मांगेगी उससे पहले वो नहीं मांगेगी, वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। तो संचित पूंजी है, जैसे किसी कंपनी कैपिटल 10 लाख रुपए है, कंपनी ने मान लो 5 लाख रुपए इस साल मांग लिया, और कंपनी ने 4 लाख रुपए कहा कि वो हम 2026 में लेंगे यानी नेक्स्ट ईयर में लेंगे, और बाकी 1 लाख रुपए के लिए कंपनी ने कहा कि ये पैसा हम तब लेंगे जब कंपनी का समापन हो रहा होगा, उससे पहले हम नहीं लेंगे। तो ये पैसा कंपनी के क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी देता है। तो ये पैसा जो इस तरह से हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके पीछे के लिए रख लिया है, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। सी इसका आंसर होगा। बाकी कथा कहानी आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशन, तो आपको एमओए वर्सेस एओए इनमें अंतर याद करके जाना है। पब्लिक लिमिटेड वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड में अंतर याद करके जाना है। जो चैप्टर आसान है उनको तो कर लेना चाहिए अच्छे से। एमओए कंपनी का बाहरी आदमियों के साथ संबंध स्थापित करता है, और एओए कंपनी का इसके सदस्यों के साथ और सदस्यों का सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। इनका हिंदी नाम होता है अंतर्नियम। अंतर्नियम नियम मतलब आंतरिक नियम, ये इनका नाम होता है सीमा नियम, ये कंपनी की सीमा तय करते हैं बाहर, और अंतर्नियम मतलब आंतरिक नियम। तो आंतरिक नियम में कंपनी सदस्यों से कितना ब्याज लेगी, कॉल से नहीं देगा, क्या नियम होगा, मीटिंग कैसे होंगी, ये सब कंपनी के अंतर्नियम होते हैं। तो यह कंपनी और सरकार के बीच संबंध स्थापित करती है, इसने अंतर्नियम पूछा है। यह कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करती है, गलत है। यह कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच और कंपनी के सदस्यों में आपस में संबंध तय करती है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आज तो कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब हुए आप, सी लो, है ना। नेक्स्ट, विच कैपिटल इज मेंशन्ड इन द कंपनीज, ये एमओए है। कौन सी कैपिटल का उल्लेख एमओए में होता है? तो जो कैपिटल क्लॉज होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एक कैपिटल क्लॉज होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी वाक्य। तो पूंजी वाक्य में कंपनी की मैक्सिमम
कैपिटल लिखी हुई होती है और उसे हम कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। अगर वहाँ मान लो 4 CR यानी 4 करोड़ लिखा है तो इसका मतलब है कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जनता से 4 करोड़ रुपए ले सकती है। कंपनी इसी साल 4 करोड़ ले, ये आवश्यक नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब अथॉरिटी, कंपनी उतना पैसा शेयर होल्डर से ले सकती है पूरे जीवन काल में। तो कंपनी के पूंजी वाक्य में जिस पूंजी का उल्लेख होता है उसे हिंदी में अधिकृत पूंजी, अधिकतम पूंजी, नाममात्र की पूंजी, पंजीकृत पूंजी कहते हैं। अंग्रेजी में ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। सी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंपनी इज नॉट करेक्ट। कंपनी दावा कर सकती है, कंपनी पर दावा किया जा सकता है, सही बात है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जैसे मैं किसी पे वाद प्रस्तुत कर सकता हूं, कोई मुझ पे वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसी तरह कंपनी भी अपने नाम से किसी को स्यू कर सकती है, कोई और भी कंपनी को स्यू कर सकता है। स्यू करना मतलब केस करना, कर सकती है। कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, तो हम जानते हैं कि शेयर होल्डर का और कंपनी दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को, पार्टनरशिप फर्म को दिवालिया घोषित किया जा सकता है क्योंकि वहाँ असीमित दायित्व होता है। कंपनी में जनरली सीमित दायित्व होता है, तो कंपनी कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती। कंपनी का उत्तराधिकार निरंतर या शाश्वत होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शेयर ट्रांसफर करते रहेंगे, जीते मरते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक समापन या लिक्विडेशन नहीं हो जाता, ये भी सही है। कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ये कथन गलत है। ये आप कंपनी की विशेषताएं अगले पेज पे दे रखी है मैंने, ये सारी आपको याद करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 बचे हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर द अमालगमेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7, कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए, तब आप कंपनी का निर्माण कर सकोगे, सार्वजनिक कंपनी का निर्माण या समामेलन कर सकोगे। इतना आसान क्वेश्चन। कुछ भी हो सकता है वहाँ, आसान, हार्ड, बहुत हार्ड, कुछ भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग द इक्विटी डिविडेंड आर कॉल्ड। प्रेफरेंस शेयर के 8 प्रकार होते हैं, 8 टाइप होते हैं, वो 8 टाइप आप याद करके जाना। जैसे उसमें मैं एक टाइप आपको बताता हूँ। जैसे प्रेफरेंस शेयर को मान लो हम ये कहें कि आपको 10% डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और इक्विटी शेयर को देने के बाद अगर बचा तो आपको 5% और मिलेगा। अगर ऐसा शेयर हमने इशू किया है तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में बोलते हैं उसको अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। अवशिष्ट होता है बचा हुआ। तो हम ये इनको ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको पहले 10% मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और उसके बाद बच गया तो आपको 5% और मिलेगा, तो वो कहलाएंगे अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, वरीयता अंश, अधिमान अंश, सब एक ही बात है। इंग्लिश में प्यार से हम उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जनरली प्रेफरेंस शेयर बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के होते हैं, और अगर ऐसे हो तो वो बड़े खुश होंगे इसको देख के। तो होप आप भी इस वीडियो से खुश हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री फ्री पीडीएफ्स के लिए, फ्री डेली प्रैक्टिस पेपर्स के लिए, इसके लिए क्विज वगैरह के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय।